हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 22 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के ट्यूटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा मुद्दा होगा ड्रग्स के रिगार्डिंग, स्पेशली मैं बात करूं कैंसर ड्रग्स की। आप जानते हो, देखो कैंसर की जो ड्रग्स हैं काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर ने बात करी है कि क्यों ये इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, इनको कैसे हम थोड़ा अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा हम मुद्दा डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टाइज विद तालिबान। आप सभी जानते हो, देखो तालिबान के रिगार्डिंग काफी सारे इश्यूज रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तालिबान ने जो वहां की गर्ल्स है ना, उनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन से एक तरह से उनको रोक लगा दी है। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है। एंड थर्डली हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, राइट। बट उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे जो लिखी गई है कॉन्फ्यूशियस के द्वारा। अब देखो यहाँ पर कॉन्फ्यूशियस क्या बोल रहे हैं, नेवर डू टू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट लाइक देम टू डू टू यू। बेसिकली आपको कभी भी सामने वाले के साथ वो चीज नहीं करनी चाहिए जो आप नहीं चाहते कि वो सामने वाला आपके साथ करे। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आप ना एक कंपनी के अंदर काफी हाई पोजीशन के ऊपर हो। अब हाई पोजीशन के अंदर होने की वजह से आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कंपनी में जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं उनको दबाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो कल को ये आपकी पोजीशन पे होता और आप इनकी पोजीशन पे होते, तो क्या आपको अच्छा लगता अगर आपके साथ वो सेम पर्सन वैसा ही व्यवहार करता? शायद नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कन्फ्यूशियस भी इसी बात को कर रहे हैं कि हमें कभी सामने वाले के साथ उस तरह का व्यवहार या उस तरह की खराब चीजें नहीं करनी चाहिए जो आप नहीं चाहते कि सामने वाला आपके साथ करे। अब आप जानते हो, देखो कन्फ्यूशियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चाइनीज फिलोसफर, चाइनीज पोइट रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन भी थे। तो इनकी जो टीचिंग्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है चाइना के अंदर भी एंड साथ ही साथ ईस्ट एशिया के अंदर भी। अब टेक्निकली देखा जाए तो देखो इन्होंने बातें बहुत अच्छी करी हुई हैं। पर क्या आज का जो मॉडर्न चाइना है, ठीक है, आज के टाइम पे जो चाइना हमें देखने को मिलता है, क्या उनकी सभी बातों को यहाँ पे मान रहा है? यहाँ पर देखो हम डिसएग्री कर सकते हैं। रीजन क्या है, देखो आज के टाइम पर आप नोटिस कीजिए, चाइना बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट एक पॉलिसी अपनाया हुआ है। चाहे आप देख लीजिए साउथ चाइना सी की बात कर लीजिए। हमने अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंसिडेंट्स देखे हैं एंड साथ ही साथ गलवान वैली या बाकी और जगह पर भी हमने कुछ इश्यूज देखे हैं। उसके अलावा चाइना की आप बात कर लो, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बात कर लीजिए, जैसे हम्बन टोटा के अंदर किया गया। जो इनका इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि चाइना आज के टाइम पर जो इनके एथिक्स हैं उनको फॉलो अच्छे से नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनकी जो बातें हैं कॉन्फ्यूशियस की उनको इंप्लीमेंट करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बात करी है काइंडनेस की, बेनोवलेंस होता है ना। इन्होंने बात करी है राइटियसनेस की, ठीक है ना, ट्रस्टवर्दीनेस की। इन्होंने बात करी है जस्टिस की। तो ये सारे प्रिंसिपल्स डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं। बट उन सभी प्रिंसिपल्स का मायने तब ही है जब इनको आप रियल लाइफ के अंदर अपने इंप्लीमेंटेशन के अंदर अच्छे से उतार पाते हो। आई बात समझ में? तो ये थी आज की कोट ऑफ द डे। अब चलते हैं हमारे पहले डिस्कशन की तरफ, जो क्या है, द नीड टू मेक कैंसर ड्रग्स अफोर्डेबल। और इसको आप जीएस पेपर 2 के जो हेल्थ कंपोनेंट है उसके साथ रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो राइटर बात कर रहे हैं दैट इज कि अभी आप जानते हो जो कैंसर मेडिसिन हो गए उनकी देखिए कॉस्ट जो है ना वो काफी तेजी से इंक्रीज करती जा रही है। और इसके लिए ना एक राज्यसभा की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ है उसने ये बात नोटिस करी हुई है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस कीजिए कि जो 40% कैंसर के रिगार्डिंग जो हॉस्पिटलाइजेशन केसेस होते हैं, वहां पर कहाँ से पैसा जोड़ा जाता है? वो जोड़ा जाता है कहीं से पैसा उधार लेके। कई बार हो सकता है कि अपना घर वगैरह बेचना पड़े, ठीक है, या फिर अपने जो फ्रेंड्स हो गया, अपने रिलेटिव्स हो गया, यहाँ से कुछ पैसे मांगकर कुछ पैसे लेकर ये सारी चीजें करी जाती हैं। तो देखो कैंसर का इलाज ही अपने आप में देखो इतना महंगा हो चुका है कि काफी मुश्किल होता है कि एक आम इंसान उसको अफोर्ड कर पाए। अगर आप बात कर लो, देखो अगर आप पब्लिक स्पेंडिंग की बात करो ना, बेसिकली गवर्नमेंट की बात करो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहां पर भी देखो खर्चा होता है। पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर लो तो वो तो वहां पर तो खर्चा 3 गुना ज्यादा हो जाता है। देखो मैं तो अभी कई बार ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार काफी लोगों को देखा, जैसे मान लो कि गुरुग्राम या फिर दिल्ली के आसपास ना कोई बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर तो खर्चा इतना है कि एक एक दिन के ही 50,000 60,000 इस तरह से खर्च हो जाते हैं। तो काफी ना एक्सपेंसिव हो चुका है इन जनरल हॉस्पिटलाइजेशन भी। और कैंसर की बात करें तब तो बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ पर ना कमेटी ने ये भी नोटिस किया है कि इंडिया में ना नियरली 14 लाख केसेस हमें 2020 के अकॉर्डिंगली देखने को मिल जाते हैं कैंसर से संबंधित। अब देखिए यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर कॉस्ट की वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इलाज नहीं करवा पाते कैंसर का। उससे होता क्या है, सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। मान लीजिए किसी पर्सन को कैंसर है, अब इसके पास पैसे ही नहीं है उसके इलाज करवाने के लिए, तो क्या होगा, इलाज ये करवा नहीं पाएगा।
इन दी एंड क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तो डेफिनेटली जो सर्वाइवल रेट है ना उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आता है। अगर आप नोटिस करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया की बात कर लीजिए, साउथ अफ्रीका की बात कर लीजिए, यहाँ पर सर्वाइवल रेट काफी कम है। बट ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ हाई इनकम कंट्रीज की, क्योंकि वहां पर कोई हो सकता है गवर्नमेंट सपोर्ट हो, ठीक है, तो इस तरह की चीजें होने की वजह से वहां पर सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, क्योंकि अच्छी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो अगर यहाँ पर ना इन्होंने नोटिस किया है, जैसे डब्ल्यूएचओ ने, कि अगर आप नोटिस करोगे कि अगर किसी, जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर की बात है, तो ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट के इलाज के लिए जितना पैसा चाहिए ना, वो कितना होता है, 10 साल की एवरेज इनकम। मान लो आप 10 साल तक कमाते हो ना, तब जाके आपके पास उतना पैसा इकट्ठा होगा कि जो आप ब्रेस्ट कैंसर का इंडिया के अंदर इलाज करवा पाओ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये कितना है, लगभग 1.5 साल के करीब करीब। तो कहने का पॉइंट ये है कि अगर किसी पर्सन को मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है ना, तो उसकी 10 साल की एवरेज एनुअल सैलरी उस पर्टिकुलर चीज के अंदर लग जाती है। बेसिकली पूरी जिंदगी कमाई मतलब इस पर्टिकुलर मेडिसिन के अंदर लगानी पड़ जाती है। तो काफी मेजर इशू यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखो कुछ ड्रग्स की बात करी गई है, हमें उतना ध्यान में नहीं रखना कौन सी ड्रग्स हैं, तो ये ड्रग्स की कॉस्ट ही इतनी ज्यादा होती है ना कि महीने का 50,000 से लेकर 1 लाख तक का खर्चा इन्हीं पर्टिकुलर ड्रग्स के कॉरस्पॉन्डिंग करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नोवार्टिस कंपनी की ये ड्रग है, फाइजर की ये ड्रग मिल जाएगी, इसी तरह से आपको ये 3 ड्रग्स का यहाँ पर सेवन करना पड़ सकता है, मतलब इनमें से एक का आपको सेवन करना पड़ सकता है इन केस द पर्सन को कैंसर है। अब देखो यहाँ पर इतनी ज्यादा हाई कॉस्ट है क्यों, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो देखो कंपनीज के द्वारा ना अलग अलग रीजन दिए जाते हैं, और वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है, देखिए, कि जब इनको क्या करना पड़ता है, रिसर्च, कोई भी चीज बनानी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली रिसर्च करना पड़ेगा। तो रिसर्च के कॉरस्पॉन्डिंग में इन कंपनीज का काफी अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। जैसे मान लीजिए नियरली यहाँ पे बताया गया ना, $3 बिलियन यहाँ पे खर्च करना पड़ रहा है। अब आप नोटिस करो, अगर रिसर्च के अंदर अच्छा खासा पैसा लग गया, तो कंपनीज कोशिश करेंगी ना कि जितना पैसा उन्होंने लगाया है उसको वापस से वो रिकवर कर पाए। तो इसलिए एक तो कारण ये बन जाता है। पर यहाँ पर नोटिस पता क्या किया गया है, कि रिसर्च से भी ज्यादा ना कंपनीज का फोकस होता है कि कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट वो कर पाए, और इसी वजह से उनको ये इतने ज्यादा हाई प्राइसेस वो रखती हैं। इसके साथ ही देखिए दूसरा जो फैक्टर है, दैट इज आईपीआर। ठीक है, आप सभी जानते हो कि इन पर्टिकुलर मेडिसिन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पेटेंट्स वगैरह लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन सभी फार्मा कंपनीज का फोकस क्या होता है, कि वो उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिले, और इसी वजह से क्या होता है, एक बार पेटेंट मिल गया तो सामने वाली जो और कोई कंपनी है उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इससे क्या हो जाता है, एक तरह की मोनोपोली हो जाती है। अब अगर मार्केट में सिर्फ एक या दो ड्रग्स ही हैं, तो क्या होगा, तो जितना मर्जी वो प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, और यही यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। देखो सस्ती दवाइयां तब मिलती हैं जब वो जेनरिक होती हैं, ठीक है ना, पर अगर उसके ऊपर पेटेंट है तो ये सारी चीजें नहीं बनाई जा पाएंगी, और इससे क्या होता है, कॉस्ट वहां पर इंक्रीज हो जाती है। उसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर ना एक रीजन और भी है, कि धीरे धीरे ना कुछ नई नई थेरेपीज आती रहती हैं। कि मान लीजिए आज कैंसर के लिए कुछ अलग थेरेपी थी, थोड़े टाइम बाद वो थेरेपी कुछ बदल गई, एंड उसके बेसिस के ऊपर एक नई ड्रग ही आ गई, तो जेनरिक प्रोड्यूसर्स मार्केट में आ ही नहीं पाते। कई बार इसके उल्टा भी होता है। उल्टा क्या चीज है, कि यहाँ पर ना मान लीजिए कोई ड्रग थी, अब इस कंपनी ने ना इस ड्रग के अंदर कुछ माइनर सा चेंज कर दिया, और बोल दिया कि ये तो नई ड्रग है, अब इसके ऊपर भी हमें पेटेंट दो। इसको क्या बोल देते हैं हम, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। ठीक है, पेटेंट को दोबारा से लेते रहना, थोड़े माइनर चेंजेस करते हुए। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर करी जाती हैं, और इसके बेसिस पे क्या होता है, सिर्फ वही कंपनी उस ड्रग को बनाती है, और एक तरह की मोनोपोली उसकी कंटिन्यू रहती है। तो ये भी एक मेजर रीजन बन जाता है। और यहाँ पर जो हम तीन पर्टिकुलर मेडिसिन की बात कर रहे थे, जो ड्रग्स की बात कर रहे थे, उसके अंदर हमें यही देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फाइजर वाली है, उसका पेटेंट है 2023 तक, और बाकियों का 2027 है 2029 तक। तो काफी लंबे टाइम तक इनका पेटेंट होगा, तो तब तक शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इनकी जो प्राइजेस हैं वो हमें कम होते हुए देखने को मिले। बट ऑन द अदर हैंड आप नोटिस कीजिए, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तो मल्टीपल जजमेंट्स में ये बोला है ना, कि जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, उसके अंदर क्या आता है, राइट टू हेल्थ भी तो उसके अंदर आता है। तो जब इतने एक्सपेंसिव ड्रग्स होंगी, तो क्या राइट टू हेल्थ वायलेट नहीं हुआ सबका, बिल्कुल। ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर हैम्पर होती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर कर क्या सकती है, देखो यहाँ पर एक प्रोविजन होता है, दैट इज ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अब ये क्या चीज होती है, देखो यहाँ पर ना अगर गवर्नमेंट को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर क्या कर सकती है, वो सामने वाली किसी और कंपनी को बोल सकती है कि हाँ, अगर एक पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर कुछ पेटेंट भी है ना, तो सामने वाले के उस पर्टिकुलर कंपनी के परमिशन के बिना भी कोई और कंपनी इस ड्रग को प्रोड्यूस कर सकती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो कोविड-19 की कोई वैक्सीन है, ये काफी एक्सपेंसिव है मान लीजिए, तो हमारी गवर्नमेंट पता क्या कह सकती है, कि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाएगी,
इसको और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज भी मिलकर बना सकती हैं, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उनको ये लगता है कि वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी डेफिनेटली करी जा सकती हैं। एंड अगर हमने ये चीज करी तो डेफिनेटली ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हैं, इन प्राइसेस को हम कम भी कर सकते हैं। पहले देखो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी, जैसे स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज होगी, जो इन चीजों को मना करती थी कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं होनी चाहिए। पर हमने क्या देखने को मिला है, कोविड-19 के बाद में यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, इन्होंने इस बात का स्वागत किया है कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कोई दूसरी कंपनीज भी बनाना चाहती हैं तो वो बना सकती हैं। तो राइटर भी यही बात कर रहे हैं कि हमें कंपल्सरी लाइसेंसिंग की तरफ वर्क करना चाहिए, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो कैंसर के रिगार्डिंग जो ड्रग्स हैं, जो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, इनको हम सस्ते दामों तक लोगों को उपलब्ध करवा पाएं। साथ ही साथ जो राइट टू हेल्थ का जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, उसको भी लोगों तक अच्छे से हम इंश्योर कर पाएं। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो किससे रिलेट करता है, टाइज विद तालिबान, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले ना हम अफगानिस्तान की ना लोकेशन देख लेते हैं। अब मैं लोकेशन पता क्यों बता रहा हूं आपको, अगर आपने यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा ना, तो आपने रियलाइज किया होगा उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यही आया था। क्या क्वेश्चन था कि भैया अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर क्विकली देख लो, यहाँ पर देखो आपको देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान इस साइड पे ईरान आ गया, इस साइड पे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पर तजाकिस्तान, यहाँ पर देखो यहाँ से चाइना का बॉर्डर है, और यहाँ पर भैया इंडिया का भी बॉर्डर लगता है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। देखो जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और यहाँ पर भी इंडिया का थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ टच होता है। तो ये सारी कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो हुआ क्या है, तालिबान के द्वारा ना अभी रिसेंटली फीमेल स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रही हैं, उसके ऊपर एक बैन लगा दिया गया है। अब देखो यहाँ पर ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, कि वुमेन को यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने से रोकना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो ना, तो आप जानते हो देखो 2001 से पहले तालिबान का रूल था, बाद में हमें वापस वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती हुई देखने को मिलती है। तो वापस से ना हमें वही याद आ जाती है जो 2001 से वहां पहले हुआ करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल गर्ल्स को यहाँ बैन किया गया है, ठीक है, वुमेन को बाहर नहीं निकलने देना, पब्लिक पार्क के अंदर नहीं जाना, जिम के अंदर नहीं जाना, इस तरह की चीजें। साथ ही साथ आपको अगर ड्राइविंग मतलब आप अपने मेल रिलेटिव के बिना ट्रेवल नहीं कर सकते। ये सारे इस तरह के जो गलत तरह से मतलब जो ऑर्डर्स हैं, ये सारे वुमेन को काफी पीछे लेके जाते हैं, और एज अ इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें काफी यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा कि हम इन बातों को उठाएं कि ये चीजें गलत है। अगर आप नोटिस किया होगा ना, देखो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो तालिबान के साथ एंगेज कर रही हैं, ऑल्दो ऑफिशियली नहीं कर रही, बट इनडायरेक्टली, जैसे इंडिया ने भी कुछ हद तक यहाँ पे हमने बात करने की कोशिश करी है। पर यहाँ पर हमें फोकस इन चीजों के ऊपर करना चाहिए कि जो वुमेन के राइट्स वहां पे वायलेट हो रहे हैं ना, इन वुमेन के राइट्स को हम वायलेट होने से रोकें, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम किसी से बात भी कर रहे हैं ना, जो तालिबान के ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ हमें इस पर्टिकुलर मुद्दे को आगे उठाना पड़ेगा। अब अगर आप नोटिस कर जो, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया को देखो एंगेज करने की जरूरत क्या पड़ रही है। इंडिया की ना दरअसल में बहुत सारी इंडिया ने बहुत सारी एंगेजमेंट कर रखी है अफगानिस्तान के साथ। बहुत सारा हमारा वहां पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो सलमा डैम के बारे में, ठीक है ना, इसी तरह से जरांज देलाराम हाईवे, ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स ना एक्चुअल में इंडिया के अंदर ही बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर अफगानिस्तान का आप पार्लियामेंट देखोगे, ठीक है, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो भी इंडिया के द्वारा ही बनाई जा रही है। तो नियरली आप मान के चलो ना, पिछले 20 सालों के अंदर इंडिया ने $3 बिलियन से भी ज्यादा इतनी इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रखी है, उनके डैम्स, उनके रोड्स, उनके ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के अंदर। अब यहाँ पर इंडिया को फोकस क्या करना चाहिए, फोकस यही करना चाहिए कि एक तो हम इस तरह से हमारी जो एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ उसको बरकरार रखें, बट एट द सेम टाइम हम इंश्योर क्या करें कि ये जो इस तरह के इश्यूज, स्पेशली जो वुमेन राइट्स के रिगार्डिंग इश्यूज हैं, इनको हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है ना। और इंडिया देखो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है साउथ एशिया के अंदर, और अगर अफगानिस्तान के अंदर इस तरह के इश्यूज होंगे तो वहां पर एक तो सिक्योरिटी का खतरा रहता है। बाकी देखो जब भी अफगानिस्तान में से जब यूएस ने पुल आउट किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो एक तरह की गवर्नमेंट बनेगी वो इंक्लूसिव बनेगी। अब इंक्लूसिव तो तभी होगी ना जब वहां पर वुमेन का भी पार्टिसिपेशन होगा, पर यहाँ पे वुमेन का तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा। इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है वुमेन की आवाज उठाने के लिए, बाकी कंट्रीज को भी साथ में आगे आना पड़ेगा, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो तालिबान के टाइज हैं, बेसिकली जो अफगानिस्तान के लोगों के अंदर हमने इन्वेस्ट किया है ना, उसको हम कंटिन्यू रख पाए। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल। चलते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो रिलेट करता है COP15 बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट से, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो दरअसल में थोड़ा मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। अभी अभी क्या हुआ है, एक मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ना
इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब देखने समझने की कोशिश करना, एक तो देखो होती है यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? यूएनसीबीडी की, ठीक है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ध्यान से समझना, जो हम बात नहीं करते होते कि COP26 या COP27 की बात करते हैं, ठीक है ना, वो होते किसके हैं? UNFCCC के अंदर, जो आप इस बार जानते हो शर्म शेख के अंदर हुई, लास्ट ईयर हमें देखने को मिली थी, ठीक है। और सभी यूएनसीबीडी जो है वो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है। अब इसका हुआ है क्या? COP15। अब इसके अंदर हमने अलग अलग बातें डिस्कशन की हैं। जैसे आप जानते हो, देखो बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या जाता है? जो हमारे अलग अलग तरह की लाइफ फॉर्म्स होगी, आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो सारी चीजें इस प्लेनेट को इनहिबिट करती हैं, उनकी यहाँ पे हम बात करते हैं। अब अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाओ तो आप जानते हो 1993 के अंदर बेसिकली दरअसल में हुआ क्या था? 1992 के अंदर ना हमें अर्थ समिट देखने को मिला। फिर 1993 के उसी के अंदर एक तरह से जो एग्रीमेंट था, हमने अचीव किया सीबीडी सिग्नेटरीज के कॉरस्पॉन्डिंग। अब यूएनएफ ट्रिपल सी की जब मैं बात करता हूँ, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हर साल होता है। जो COP26 और COP27 की बात करते हैं ना, वो होता है हर साल। पर जो ये है सीबीडी, ये होता है हर दूसरे साल। तो 2 सालों बाद ये चीज होती है। अभी जो मॉन्ट्रियल में मीटिंग हुई है, कनाडा के अंदर हुई है, ये कौन सा था? इसका 15वां एडिशन था। अब यहां पर एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ, दैट इज, आप मान के चलिए, जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यहां पर मॉन्ट्रियल के अंदर ये चीज हमें देखने को मिली है। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये इतना इंपॉर्टेंट था COP15 कि हम ना इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? जो 2015 में जो पेरिस के अंदर जो UNFCCC का हुआ था ना समिट, जो पेरिस, आप पेरिस की बात करते हो कि इतने डिग्री से हमें टेम्परेचर को रोकना है, उससे कंपेयर किया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के लिए जितना इंपॉर्टेंट पेरिस था, उसी तरह से बायोडाइवर्सिटी के लिए ये वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। यहाँ पर आर्टिकल के अंदर राइटर ने हिस्ट्री दी है, मैंने हिस्ट्री आपको समझा ही दी थोड़ी कि किस तरह से 1992 के अंदर हमें अर्थ समिट देखने को मिला, रियो अर्थ समिट। वहां पर UNFCCC हो गया, UNCBD हो गया, एंड साथ ही साथ UNCCD, ये तीन चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब ध्यान में देने वाली बात पता क्या है? ये तीनों चीजें काफी रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड, मुझे आप खुद बताओ। पहला है क्लाइमेट चेंज से संबंधित। अब जब क्लाइमेट चेंज होगा, तो क्लाइमेट चेंज का क्या आपको नहीं लगता कि बायोडाइवर्सिटी के साथ बिल्कुल लिंकेज है? बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज अगर बहुत तेजी से होने लग जाएगा तो होगा क्या? बायोडाइवर्सिटी का हमें लॉस देखने को मिल सकता है। उसी तरह से अगर डेजर्टिफिकेशन होगी, तो ये क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी का, इनका जो हैबिटेट है वो इंपैक्ट होगा, और उसी वजह से क्या हो सकता है? इनकी एक्सटिंक्शन वगैरह हो सकती है। तो यार ये सारे के सारे तीनों चीजें ना आपस में काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है। आई बात समझ में? तो अगर एक का सक्सेस होगा, वो कहीं ना कहीं दूसरे के सक्सेस में हेल्प कर सकता है, और अगर एक फेल होता है, साथ ही साथ दूसरी चीजें भी फेल होते हुए देखने को मिल जाती हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, वो सिर्फ इकोसिस्टम के कंजर्वेशन है, उसके रिस्टोरेशन से नहीं संबंधित। उसका कैसे हम सस्टेनेबल यूज करें, जो भी वहां से बेनिफिट्स इमर्ज हो रहे हैं, वो सबके साथ कैसे प्रॉपर्ली शेयर हो पाए, वो सारी चीजें यहाँ पे बात करी गई है। जैसे एग्जांपल समझते हैं जो राइटर ने दिया है। मान लीजिए कि यूरोपियन की ना, यूरोप की कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब ये कंपनी मान लो कुछ, जो तमिलनाडु के अंदर कुछ प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, उनकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को यूज करती है, उसके बेसिस पे कुछ मेडिसिन बनाती है, और उससे कुछ बेनिफिट्स इनको मिलते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो प्रॉफिट हुए, ये जो बेनिफिट्स हुए, ये किसको मिलने चाहिए? क्या सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन फार्मास्यूटिकल कंपनी को? जी नहीं। ये सारे जो बेनिफिट्स मिले ना, ये इक्विटेबली शेयर करने चाहिए सभी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो यहाँ के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, उनके साथ शेयर करने चाहिए इनके बेनिफिट्स। तो ये सारी बातें यहाँ पर करी जाती हैं। तो अगर सीबीडी के अंदर बात करें ना, तो 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। व्हाट आर दोस? एक है कार्टाजीना प्रोटोकॉल 2003 का। देखो कार्टाजीना दरअसल में ना, जो कोलंबिया का कैरेबियन कोस्ट है, वहां पर हमें एक सिटी देखने को मिल जाती है, एक पोर्ट सिटी है, वहां पर ये एग्रीमेंट था, प्रोटोकॉल था बेसिकली। उसी तरह से जो नगोया है, वो जापान के अंदर था। तो ये जो पर्टिकुलर 2 प्रोटोकॉल्स थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर मैं देखो बात करता हूँ कार्टाजीना प्रोटोकॉल की, तो ये रिलेट करता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, ठीक है ना। आप जानते हो, जैसे मान लीजिए आप बीटी कॉटन का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। बीटी कॉटन क्या है? लिविंग है, मॉडिफाइड है, क्योंकि हमने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं इसके जीन्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो उन सभी चीजों को हम कैसे हैंडल करना है, कैसे उनका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर यूजेज कैसे होना चाहिए, वो हमें देखना होता है। देखो इसमें हमने कुछ चेंजेस करे हैं ना, तो इसकी वजह से जो नेचुरल इकोसिस्टम है, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दूसरे के अंदर ये इंटरफेयर करे। तो वो सारी चीजों के लिए हमें कार्टाजीना प्रोटोकॉल देखने को मिल जाता है। उसी तरह से जब मैं बात करता हूं नगोया प्रोटोकॉल की, तो नगोया प्रोटोकॉल के अंदर बात क्या होती है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। जो भी हमें देखो जेनेटिक रिसोर्सेज के जो बेनिफिट इमर्ज हो रहे हैं, उसको किस तरह से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाना चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल दिया था ना वो यूरोपियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, तो फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं।
तो राइटर ने देखो क्या बात करी है कि जनरली ना हम पेरिस एग्रीमेंट जो UNFCCC के अंदर आता है उसको अभी हमने जो अभी वाला COP25 था UNCBD का उसके साथ कंपेयर किया था, पर दरअसल में हमें कंपेयर इन दोनों के साथ करना चाहिए, दैट इज कार्टाजिना एंड नगोया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अभी देखो जो अभी वाला COP15 है जो UNCBD का हुआ है, यहाँ पर पहले ये होना था कहाँ पे, कुनमिंग चाइना के अंदर। दरअसल कुछ पार्ट इसका कुनमिंग चाइना के अंदर हुआ भी था, बट फिर क्या हुआ, कोविड-19 की कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो पूरा कंप्लीट कहाँ हुआ, ये हुआ है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ही। इस वजह से ना इसको कुनमिंग मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन भी बात करी जा रही है। आई बात समझ में? और जो प्रेसिडेंट था इसका कौन रहा, वो चाइना ही रहा। हुआ कहाँ पे है, कुनमिंग में भी कुछ पार्ट हुआ और बाकी पार्ट कहाँ हुआ, मॉन्ट्रियल। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है दैट इज 30/30 टारगेट। अब ये इसका क्या मीनिंग है, देखो हमने क्या बात कर रही है यहाँ पे 30/30, ये 30 का मतलब है यहाँ पे 2030। दरअसल में है क्या, हमने एक कमिटमेंट ली है कि हम कम से कम 30% पूरी दुनिया का, चाहे वो लैंड हो, चाहे ओशियन हो, चाहे कोस्टल एरियाज हो, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। कब तक, 2030 तक। ठीक है ना, तो 30% एरिया बाय 2030, इसी को क्या बोल दिया, 30/30 टारगेट। उसी के साथ ही हमने ये भी इंश्योर किया है कि कम से कम 30% जो डिग्रेडेड लैंड है या फिर जो मेरीन इकोसिस्टम है, वहां पर भी रिस्टोरेशन एक्टिविटीज हम करेंगे बाय 2030। तो बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स हमने 2030 तक सेट किए हैं। अगर ये सारी चीजें हम डेफिनेटली वर्क करते हैं तो बहुत सारी जो स्पीशीज एक तरह से जो एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही हैं उनको हम रोक सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट के द्वारा ऐसा माना गया कि नियरली 10 लाख स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं। आप लोग इन्हें सभी ने नाम सुना होगा ना, 6th मास एक्सटिंक्शन का, कि आज के टाइम पे जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ऑलरेडी हमने 5 टाइम्स देखा हुआ है जो मास एक्सटिंक्शन हुआ है, पर जो अभी वाली एक्सटिंक्शन है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। ठीक है ना, तो अगर हम इस चीज को, एक्सटिंक्शन की रेट को कहीं ना कहीं कम कर पाए तो डेफिनेटली ये सारे एफर्ट्स उसमें हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने क्या इंश्योर करना है कि जो सभी नेचुरल इकोसिस्टम है या तो वो अच्छे से मेंटेन हो, या फिर रिस्टोरेशन हो, या फिर इनहेंस्ड हो। तो बेसिकली इन सभी नेचुरल इकोसिस्टम को हम बढ़ाना चाहते हैं। उसके साथ ही अगर आप नोटिस कीजिए कि जो एक्सटिंक्शन रेट है स्पीशीज की, उसमें रिडक्शन करना कितने टाइम्स, 10 गुना रिडक्शन करना, हम ये एक तरह का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो बहुत सारे टारगेट्स हैं, पर मेजरली यही आपको ध्यान में रखना है, मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द 30/30 टारगेट। ठीक है, उसके साथ ही आप नोटिस कर सकते हो कि किस तरह से हम चाहते हैं कि सब्सिडीज जो हार्म कर रही हैं बायोडाइवर्सिटी को, उनको हम कर पाएं, जैसे पेस्टिसाइड वगैरह चीजें, तो उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। ऑल्दो इंडिया को इसके रिगार्डिंग थोड़े रिजर्वेशंस हैं, बट अदरवाइज बाकी भी देखिए। ठीक है, पेस्टिसाइड्स को कैसे कम कर सकते हैं, ग्लोबल फूड वेस्टेज को कैसे कम करना है, ये सारी बातें यहाँ पर इन पर्टिकुलर टारगेट्स के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पर यहाँ पर राइटर का एक मेजर कंसर्न है। मेजर कंसर्न क्या है कि देखो एक हुए थे एशिया टारगेट्स, ठीक है ना, यहाँ पर भी ना हमने कुछ टारगेट सेट किए थे, पर हुआ पता क्या, ये टारगेट्स हमने कभी अचीव ही नहीं किए। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि हमने कोई टारगेट सेट किए हों, नहीं, हमने पहले भी इस तरह के टारगेट सेट किए हुए हैं। जैसे ये टारगेट्स पहले हमने यहाँ पे अचीव करने थे, पर अब क्या कर दिया हमने, अभी करंट के अंदर हमने नए टारगेट सेट कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस इस 2020 से लेकर 2030 तक कुछ टारगेट सेट कर दिए, पर जैसा हमने आईसी टारगेट के साथ किया कि उनको टारगेट सेट कर दिए पर कभी अचीव ही नहीं कर पाए, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। टारगेट सेट हो चुके हैं, अब फोकस होना चाहिए कहाँ पे, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, और जो भी टारगेट हमने सेट किया उनको डेफिनेटली हमें अचीव करने की तरफ वर्क करना चाहिए, आपस में कंट्रीज को कोलैबोरेट करना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे राइटर के द्वारा करी जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के तीनों आर्टिकल। आई होप आपको सारे आर्टिकल अच्छे समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।